11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। 9/11 का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अमेरिका और पूरी दुनिया का ये मानना था कि ये अटैक सिर्फ एक आदमी ने किया है, जो सऊदी अरबिया के एक बिलियनर खानदान का बेटा था। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है, आखिर क्या बात थी जो एक बिलियनर फैमिली का लड़का जिसके पास सब कुछ है, वो ये सब छोड़कर अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा अटैक करता है। क्या है इन सब चीजों के पीछे का सच, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Osama bin Laden is just one person. I want him held. I want justice, dead or alive. اليوم نهضنا من جديد كشعب واحد في وجه الخيانة والفساد. فها هي أمريكا مقاتلها فدمر أعظم مبانيها. States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. में 1957 में रियाद के एक बिलियनर के घर ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादीन का जन्म होता है, जिसे आज हम लोग ओसामा बिन लादीन के नाम से जानते हैं। लादीन के पिता 1930 में लेबर के तौर पर यमन से सऊदी अरबिया माइग्रेट करते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद वो अपना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलते हैं सऊदी बिन लादीन ग्रुप के नाम से। और जब अर्ली 60s के अंदर अरब का डेट बढ़ता जा रहा था, तो उस वक्त सऊदी की सबसे बड़ी कंपनीज और इंटरनेशनल बैंक ने भी पैसे देने से मना कर दिया था। तो ऐसे टाइम पर सऊदी के किंग को ओसामा के पिता सारे सिविल सर्वेंट की तनख्वाह अपने जेब से देते हैं। और ये सब देखते हुए किंग फैसल बहुत खुश होते हैं और एक रूल जारी करते हैं, जिसके तहत जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा सारा बिन लादीन ग्रुप को ही दिया जाएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद लादीन के पिता प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं और उस टाइम लादीन सिर्फ 13 साल का था। और इसके सिर्फ 4 साल बाद लादीन की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद लादीन अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए जेडा के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। और यही टाइम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि यहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एक्सट्रीम रिलीजियस स्टडी भी करवाई गई, जो कि इन दोनों के द्वारा डिजाइन की गई है। और उसी टाइम पर एक और टीचर पढ़ाया करते थे, जिसका नाम था अब्दुल्ला आजम, जो आगे चलकर अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम बनता है और इसका नाम फादर ऑफ ग्लोबल जिहाद पड़ता है। और ओसामा को अफगानिस्तान लाने में इसका ही हाथ था। साल 1978 उस वक्त अफगानिस्तान में PDPA यानी पीपल डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी है, ये पावर में आते ही इन्होंने बहुत सारी चेंजेस की, इससे रिलीजियस लीडर की पावर बहुत कम हो रही थी। और इसी के एक साल बाद 1979 में एक कानून आता है, जिसके तहत जिसके पास ज्यादा जमीन है वो अपनी जमीन उसको दे देगा जिसके पास कम जमीन है। और सरकार ये करना भी शुरू कर देती है, जिसमें सरकार ने 66,32,500 एकड़ लैंड अमीरों से लेकर दूसरे लोगों को दे दिया। जिसके बाद लैंड ओनर और रिलीजियस लीडर को ये बात पसंद नहीं आती है और इसको खत्म करने के लिए वहाँ छोटी छोटी ग्रुप्स बनने लगती है, जिसे मुजाहिदीन कहा जाता है। और 1997 के अंदर ही ये मुजाहिदीन 27 में से 25 सिटीज के अंदर अपना कंट्रोल जमा लेती है। और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की। ये है अफगानिस्तान। अब अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो अफगानिस्तान का 75% हिस्सा माउंटेन रीजन से भरा हुआ है और इसके अंदर अरबों रुपीस के रिसोर्सेस मौजूद है। लेकिन अफगानिस्तान में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इसको निकाल कर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन उस टाइम पर 2 ऐसी कंट्रीज थी जो ये काम कर सकती थी, USSR और अमेरिका। USSR PDPA की मदद से अपना कंट्रोल ऑलरेडी जमा रहा था, लेकिन USA भी बहुत स्मार्ट तरीके से अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर पाकिस्तान से कनेक्टेड है। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, पाकिस्तान अमेरिका से हाथ मिलाकर अपने यहाँ मिलिट्री ग्रुप की तैयारी कराकर उनको अफगानिस्तान में USSR के खिलाफ लड़ने के लिए भेज देता है। उस वक्त अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नूर मोहम्मद तारिकी और फॉरेन मिनिस्टर थे हफीजुल्लाह अमीन। और उस वक्त USSR नूर मोहम्मद के ऊपर
बहुत भरोसा करता था और हफीजुल्लाह अमीन के ऊपर उनको शक था। उनको ये लगता था हफीजुल्लाह अमीन एक्चुअल में अमेरिका का एजेंट है। ये आदमी नूर मोहम्मद को मारकर किसी भी वक्त पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है और यही बात यूएसएसआर नूर मोहम्मद को बताता है। और इसी के बाद नूर मोहम्मद अपने लोगों से कहता है वो अमीन को खत्म कर दे। लेकिन अमीन का एक आदमी जिसका नाम था दाऊद तरून, वो इस मीटिंग के बारे में अमीन को पहले ही बता देता है और इसलिए इस पूरे अटैक से अमीन खुद को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही नूर रशिया में मीटिंग खत्म करके अफगानिस्तान पहुंचता है तो अमीन उसका पूरा कंट्रोल खुद ले लेता है और अमीन नूर को मरवा देता है। और सोवियत यूनियन से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अमीन पाकिस्तान और ईरान से अपनी रिलेशन बनाता है और बहुत सारे इस्लामिक लीडर से मिलने लगता है ताकि अफगानी लोगों के बीच की पकड़ और मजबूत हो जाए। और यूएसएसआर को ये सारी चीज पसंद नहीं आती है, इसलिए अमीन को फिर से मरवाने की प्लान बनाता है। लेकिन इस बार फिर से अमीन बच जाता है। लेकिन 20 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर बहुत सारे मिलिट्री, हवाई जहाज और टैंकों की मदद से अमीन को मार देता है और उसकी जगह पीडीपीए की तरफ से बबरक कमल को वहाँ का नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और ये देखकर अमेरिका का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उनको लगता था अगर एशिया के इतने बड़े रीजन के अंदर यूएसएसआर अपना कंट्रोल बना सकता है तो वो किसी भी ऑयल कंट्रीज के ऊपर भी अपना कंट्रोल बना सकता है और इससे अमेरिका अपना सारा कंट्रोल खो देगा। और इसी चीज से लड़ने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में प्रमोट करना शुरू कर दिया और यही से एंट्री होती है ओसामा बिन लादेन की। साल 1984 में ओसामा अब्दुल्ला आजम, वही मास्टर जो कि उनके साथ कॉलेज के टाइम पर था, उनके साथ मिलकर मकतब अल खिदमत अफगान सर्वेंट की एक ब्यूरो शुरू करते हैं और इसका काम था बाकी दुनिया से मुजाहिदीन मंगवाना, ट्रेनिंग देना और इनके लिए फूड्स इंक्रीज करना ताकि ये लोग पीडीपीए आर्मी के खिलाफ लड़ पाए। और साल 1986 आते आते ओसामा को ये समझ आ जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए वो अफगानिस्तान के कई सारे एरिया में अपनी खुद की कैंप्स बनाना शुरू करता है जहाँ पर खुद वो इन लोगों को ट्रेन करके कमांड करता है। और सिर्फ 2 साल के अंदर ओसामा ऐसी 6 कैंप्स बनवाता है और जितने भी लोग इसको ज्वाइन करते थे वो सब अलग अलग एरिया से आते थे, कोई सीरिया से तो कोई इजिप्ट से और कुछ ऐसे भी लोग थे जो पहले अरब आर्मी से थे। 1988 तक मिलकर ये सब लोग सोवियत यूनियन के ऊपर 5 बड़े अटैक करते हैं और ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान के मदद से। पाकिस्तान अमेरिका से एड लेकर ओसामा को देता था और जिसका इस्तेमाल इन सारे ग्रुप को वेपन से लेकर खाना देने के लिए होने लगा। और यही कारण है कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर परवेज मुशर्रफ बोलते थे ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। और यहीं से ओसामा की अगली तैयारी शुरू हो जाती है। साल 1988 में लादेन ये नोटिस करता है वो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कमजोर है। ऐसी बहुत सारी फैमिली है जो उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछती है पर उनको कोई जवाब नहीं दे पाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि डॉक्यूमेंटेशन को वो अब और तगड़ा करेगा और इसके लिए वो अपने सारे कैंप्स में कंप्यूटर लगवाता है और इससे वो लोगों की सारी डिटेल रखने लगता है। और जैसे ही ये रिकॉर्ड मैनेज होने लगता है तो सारी कैंप्स एक मिलिट्री बेस बन जाती है जिसका नाम पड़ता है अल-कायदा। और 1989 तक अमेरिका, सऊदी अरब और चाइना की तरफ से पाकिस्तानी ISI के थ्रू इन मुजाहिदीन को 6 से 12 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग मिल चुकी थी। और यही मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के सोल्जर के ऊपर अटैक करके इतना प्रेशर बना चुके थे कि 1989 तक यूएसएसआर ने अपनी सारी फोर्स अफगानिस्तान से हटा लिया। और इसके ठीक 2 साल के बाद अमेरिका के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू होती है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका क्यों, जबकि इनको फंड तो यहीं से आता है। तो ये बात है अर्ली 90s की। उस वक्त अल्जीरिया के अंदर मुजाहिदीन और गवर्नमेंट के बीच काफी सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। पर जब ये सब लादेन को पता चलता है तो वो जिहादियों की मदद करने के लिए $40,000 भेजता है और उनको ये कहता है कि अपनी जंग गवर्नमेंट के साथ जारी रखे। और यहीं पर अल्जीरियन को सपोर्ट करती है अमेरिका और इस वार के अंदर 1.5 से 2 लाख अल्जीरियन की मौत हो जाती
जाती है और यहाँ पर जो जिहादी होते हैं वो अल्जीरियन गवर्नमेंट से हार जाते हैं और इस वक्त तक अलकायदा के अंदर हजारों मुजाहिदीन जुड़ चुके थे। सोवियत के जाने के बाद ओसामा जब दोबारा सऊदी जाता है तो ईरान कुवैत के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद ओसामा बहुत उम्मीद से सऊदी के किंग को एक लेटर लिखता है कि वो ईरान से लड़ने के लिए उसके मुजाहिदीन आर्मी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सऊदी अमेरिका का मदद ले लेता है और ये बात ओसामा को पसंद नहीं आती है। लेकिन जब लादेन ये पब्लिक में आकर बोलता है तो सऊदी को मजबूरन उसको हाउस अरेस्ट में डालना पड़ता है ताकि उसका अमेरिका के साथ रिलेशन खराब ना हो। हसन अल तुराबी, लीडर ऑफ द नेशनल इस्लामिक फ्रंट, ये आदमी ओसामा को ऑफर करता है 1989 के अंदर कि वो अपना सारा ऑर्गेनाइजेशन सूडान शिफ्ट कर ले और लादेन ये चाहता भी था। फाइनली 1991 में जब सऊदी की गवर्नमेंट ओसामा के ऊपर प्रेशर बनाती है तो वो सूडान मूव कर जाते हैं और 1993 के अंदर रामजी यूसुफ, जो कि ओसामा का ही ट्रेन किया हुआ आदमी है, वो वर्ल्ड ट्रेड के बेसमेंट में जाकर बम ब्लास्ट करता है, जिसके बाद 1994 में सऊदी ओसामा का सिटीजनशिप कैंसिल कर देता है। अभी तक लादेन सूडान में ही था, लेकिन उसके बाद जब सूडान पर इंटरनेशनल साइंसेस लगने लगता है तो ओसामा से कहता है कि आप सऊदी अरबिया के पास वापस चले जाओ और सऊदी से कहता है कि आप इसको सजा मत दो, हम इसको वापस भेज रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि हमने तो इसकी सिटीजनशिप 1994 में ही खारिज कर दी है, पर 1996 में सूडान के ऊपर सऊदी, इजिप्ट और अमेरिका इतना प्रेशर बनाती है कि ओसामा को वहां से निकलकर अफगानिस्तान जाना पड़ता है। लेकिन उसके ठीक एक महीने बाद अगस्त 1996 में लादेन एक लेटर जारी करता है। इसमें कहता है यूएस के जो सोल्जर है वो इतने सालों से सऊदी में अपना बेस कैंप बनाकर पिछले 7 सालों से इराक से जंग लड़ रहा है। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी यूएस ने इजराइल का साथ दिया। लेबनान के अंदर यूएस मुस्लिम के खिलाफ जूस को सपोर्ट कर रहा था। सोमालिया में मुस्लिम के ऊपर यूएस ने अटैक किया और जब भी कश्मीर और इंडिया की बात आती है तो यूएस इंडिया का साथ देता है। इराक के ऊपर जो सेंसस लगाई गई थी उसके वजह से वहाँ के लाखों बच्चे भूख और बीमारी की वजह से मारे गए और इन सारी चीजों के लिए ओसामा अमेरिका को ही जिम्मेदार मानता था। उसका ये कहना था कि अमेरिका नहीं होता तो मुस्लिम के ऊपर दुनिया भर में इतने जुल्म नहीं हो रहे होते। और इसके 2 साल बाद ओसामा एक और लेटर जारी करता है। इसमें अमेरिका को एलिमिनेट करने को कहा था। यहाँ तक कि ओसामा पब्लिक में भी ये कहता है अमेरिका बहुत ही इजी टारगेट है और इसका रिजल्ट उसको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अगस्त 1998 को तंजानिया में यूएस एम्बेसी के सामने ट्रक एक्सप्लोजन होता है जिसके अंदर 200 लोग मारे जाते हैं और ये सारा कुछ अलकायदा करता है। और यहाँ से अमेरिका ने लादेन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और उसी साल दिसंबर में सीआई और एफबीआई ये दोनों प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्म करते हैं कि अलकायदा इस वक्त कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और इस बार उसका सीधा अटैक यूएस होगा, क्योंकि वो लोग एयरप्लेन हाईजैकिंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं। अबू वालिद अल मसरी, एक इजिप्शियन जो कि उस वक्त ओसामा के साथ ही रहता था, वो एक रिपोर्ट में बताता है 1999 आते तक ओसामा को ये लगने लगा था कि अमेरिका अब कमजोर है और उसको हराया जा सकता है। 9/11 के रिपोर्ट के मुताबिक पूरे 9/11 अटैक का मास्टरमाइंड था खालिद शेख मोहम्मद, जो कि यूएस के अंदर अपनी पढ़ाई खत्म करके 1996 में लादेन से मिलता है और अफगानिस्तान में लादेन से मिलने के बाद अपनी ये प्लान के बारे में बताता है। इस प्लान में पहले तो एक प्लेन हाईजैक करेगा, जिसके बाद उस प्लेन को फेमस अमेरिकन बिल्डिंग के अंदर क्रैश कर दिया जाएगा, जिससे प्लेन और बिल्डिंग दोनों तबाह हो जाएगा। खालिद इससे पहले भी ट्राई कर चुका था लेकिन वो फेल हो जाता है और 1996 में लादेन से मिलने के बाद अलकायदा के रिसोर्स को देखने के बाद उसको लगता है अब ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। तो टोटल 19 लोगों को इस अटैक के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें 15 सऊदी अरबिया से थे, 2 यूएई से था और 1 इजिप्ट से था और बाकी 1 लेबनान से था। और ये टेररिस्ट 1 साल पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में अमेरिका पहुंच चुके थे और ये लोग 1 साल पहले से ही काफी फ्लैट लेने लगे ताकि इनको ये पता चल जाए कि ये लोग प्लेन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और इनके पास कितना टाइम होगा। अपने ये सारे स्टेप को अट्टा, जो कि उसी ग्रुप का था, वो अलकायदा को ईमेल से भेजता था और ये सब बात होती थी कोड लैंग्वेज में। जिसके बाद 11 सितंबर 2001 इस दिन को 4 अमेरिकन प्लेन हाईजैक हो जाते हैं, जिसमें 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड के अंदर क्रैश कर दिया जाता है, 1 प्लेन पेंटागन बिल्डिंग के अंदर और 1 प्लेन पेंसिल्वेनिया के प्लेन मैदान में जाकर क्रैश कर दिया जाता है। Well, what is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade Yes, the center. World Trade Center.
इस एक अटैक का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। 4 दिन के लिए यूएस एक्सचेंज शटडाउन हो जाता है और 2 दिन तक यूएस के अंदर एक भी प्लेन नहीं उड़ती है। और ये पहली बार हुआ था कि लोगों ने ये सब टीवी पर लाइव देखा था। और इस अटैक के तुरंत बाद अमेरिका तालिबान, जो कि उस वक्त अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, उससे लादीन मांगता है और उस वक्त अलकायदा के सारे कैंप्स को टर्मिनेट करने का ऑर्डर निकालता है और तालिबान ये सब करने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को नेटो आर्टिकल 5 इन्वॉल्व करता है, जिसके अंदर सारी इलाइट कंट्री को अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड करने की परमिशन थी। और यूएस 9/11 के अटैक को पूरी दुनिया के सामने रख के अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस भेजता है और कहता है अमेरिका मुजाहिदीन फोर्सेस को खत्म करने के लिए और सारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रहा है। Osama bin Laden is just one person. There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. और इस टेररिज्म को पूरी तरह से काउंटर करने के लिए पेट्रियट एक्ट को पार्लियामेंट में पास करता है, जिससे वो खुद बिना किसी परमिशन के अपने ही सिटीजन के ऊपर स्पाई करता है। यानी आपके लैपटॉप से लेकर कैमरा एक्सेस और फोन कॉल तक यूएस गवर्नमेंट सब सुन सकता है। इस चीज को एक मूवी में भी दिखाया गया है। लेकिन ओसामा या अलकायदा के किसी भी लीडर ने नहीं सोचा था कि इस अटैक के बाद अमेरिका क्या कर सकता है। लादेन इस अटैक के बाद ये सब चीजों को बहुत ही लाइटली लेता है। उसको ये लगता था ज्यादा से ज्यादा यूएस उसके कैंप्स के ऊपर मिसाइल छोड़ देगा या फिर तंजानिया वगैरह में उसके लोग हैं उसके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन इन सब में से कुछ नहीं होता है। यूएस अपनी पूरी ताकत लगाकर अफगानिस्तान में अपनी फोर्स भेज देता है और अलकायदा के सारे कैंप्स तबाह कर देता है और यहाँ से लादेन की तलाश शुरू हो जाती है। सितंबर 2001 में यूएस के प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि उसको ओसामा बिन लादेन चाहिए, जिसके लिए वो $25 मिलियन का इनाम देगा। लेकिन सालों साल कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फाइनली 10 साल के बाद 2 मई 2011 को यूएस के इंटेलिजेंट ओसामा को पाकिस्तान के अबोटाबाद में ट्रैक करता है। इसके बाद इस दुनिया के सबसे डेडलेस कमांडो ओसामा को एलिमिनेट कर देते हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।